₹50 किलो. Hello students, good morning everyone. Good morning, sir. Okay. आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन. One minute. One minute, dear students. Good morning everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. आ गए सभी लोग. कल उन्होंने जो पढ़ा था, जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें कोई प्रॉब्लम? मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए. यस सर. किया क्या? यस सर. क्या होगा आंसर? सर 1.03. सर फर्स्ट दूसरा? का एनी अदर मटेरियल के लिए. हाँ. और सर ग्रे का आयरन के लिए सर सिंकेज नहीं होगा सर. लिंकेज नहीं होगा. कितना होगा उसका आंसर? One ही होगा सर. 1 ही होगा उसका आंसर. नहीं डियर, वहां पे आप लोग गलती कर दिए. ठीक है ना. उसमें श्रिंकेज नहीं होगा, उसमें वो एक्सपैंड करता है. ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन में की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो लिक्विड स्टेट से जब सॉलिड स्टेट में आ रहा होता है तो वो एक्सपैंड कर रहा होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होता है. ठीक है ना. निगेटिव श्रिंकेज एक तरीके से आप कह सकते हैं. बाकी सारे मेटल्स या एलॉयज में जो श्रिंकेज हो रहा होता है उसका अपोजिट नेचर का श्रिंकेज यहाँ पर आपको ग्रे कास्ट आयरन में देखने को मिलता है. तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि प्रीवियस केस में जैसे कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन कल देखा था वो कुछ ऐसा था, 200 इंटू 100 इंटू 10 mm. ठीक है. तो ये 1 मिनट.
ये एक इस टाइप का आपका कुछ शेप है इसका। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें ये एक साइड है हमारे पास 200 की, एक साइड है 100 की और एक साइड है 10 की। ठीक है, अभी इसमें क्या करना होगा, इसमें एक ये हो गया L, ये हो गया विड्थ B और ये हो गया H। तो इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने आपसे कहा कि 1% का श्रिंकेज हो रहा है लेंथ की डायरेक्शन में, ठीक है ना, पर साइड 1% श्रिंकेज पर साइड, ये आपको देखने को मिलता है। तो जब ग्रे कास्ट आयरन होगा, व्हेन ग्रे कास्ट आयरन, जब कभी ग्रे कास्ट आयरन होगा तो उसमें क्या होगा कि ये 1% का एक्सपेंशन हो रहा होगा। तो पहले तो आप 1% निकाल लो। एल आपके पास जब 200 है, व्हेन एल इज 200, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, 1% ऑफ 200, यानी कि ये हो जाएगा 2। ऐसे ही बी जब आपके पास 100 है, तो डेल्टा बी हो जाएगा 1% ऑफ 100, 1 हो जाएगा। और एच जब 10 है, तो डेल्टा एच हो जाएगा 0.1। तो इस केस में, बाकी सारे मटेरियल्स के केस में आपको क्या करना था, एल माइनस में डेल्टा एल करना था, लेकिन यहां पर एल प्लस में डेल्टा एल हो जाएगा। तो ये हो गया 202। ऐसे ही ये बी डैश में ये बी प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 101। और ये एच डैश होगा एच प्लस में डेल्टा एच 10.1। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, पैटर्न का वॉल्यूम कैसे होगा, एल डैश बी डैश एच डैश, ये जो हम लोग देख रहे हैं डायमेंशंस, ये डायमेंशंस पैटर्न की हैं। ओके, और ये वाले जो डायमेंशंस हैं, ये कास्टिंग की डायमेंशंस हैं। ये है पैटर्न और ये है कास्टिंग। तो बस एल डैश बी डैश एच डैश डिवाइडेड बाई एल बी एच। तो यही आप कर दीजिए, 202 इंटू 101 इंटू 10.1 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 इंटू 10, तो ये 1.03 ऐसा आ जाएगा। ये आंसर 1.03। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आप लोग ये देख सकते हो, समझ सकते हो कि जब ग्रे कास्ट आयरन होगा, व्हेन वी आर यूजिंग ग्रे कास्ट आयरन, then in that case volume of pattern will be equal to 1.03 times वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, सर पूरा उल्टा हो गया सर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एनी अदर सर इसमें पूरा उल्टा हो इंक्रीज गया, होने वाला है। सॉरी स्टूडेंट्स। ये जो हम लोग करते क्या है, हम लोग ये जोड़ते हैं, श्रिंकेज अलाउंस को ऐड करते हैं, क्योंकि वो श्रिंक करता है ना, पूरा उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। ये प्लस ना होकर के ये माइनस होगा, ये या फिर इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं मैं। ये केस हो गया नॉर्मल मटेरियल्स के लिए, या ये कर देता हूं मैं, पूरा डिलीट करने से अच्छा है, जहां जहां ग्रे कास्ट आयरन लिखा हुआ है वो चीज हटा देता हूं।
वही मैं कह रहा था। सर ऐसा कर दीजिए ना, इसको कास्टिंग कर दीजिए, इसको पैटर्न। अच्छा, फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, अदर मटेरियल्स के केस में आपको ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन रहेगी। जब कोई भी एनी अदर मटेरियल है तो ये आपको ये वाला मतलब कि पैटर्न बड़ा बनाना पड़ेगा आपको कास्टिंग के कंपैरिजन में। कितना बड़ा? 1.03, ठीक है ना, 3% एक्स्ट्रा आपको बनाना पड़ेगा जब कोई एनी अदर मटेरियल होगा। वहीं जब आपके पास जब ये ग्रे कास्ट आयरन आप लोग यूज करोगे, जब कभी आप ग्रे कास्ट आयरन यूज करोगे तो ग्रे कास्ट आयरन के केस में क्या होगा, वहां पर ये एल डैश जो होगा वो एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपैंड करता है, ठीक है ना, वो एक्सपैंड करता है। तो आप जब पहले से ही छोटा वॉल्यूम दोगे, जैसे मान लीजिए कि 1%, 1%, 1% तीनों साइड में वो एक्सपैंड करता है, तो जब आप पहले से थोड़ा छोटा वॉल्यूम का पैटर्न बनाओगे और फिर क्या कहते हैं, क्या नाम है, थोड़ी छोटी कैविटी जब प्रोड्यूस होगी तो वहां पर जो मोल्टन मेटल आएगा वो थोड़ा कम मोल्टन मेटल आएगा। जब वो सॉलिडिफाई होगा तो वो एक्सपैंड करके अपना वॉल्यूम 2-3% बढ़ा लेगा, तो उस जगह पे पहुंच जाएगा जिस जगह पे हमको ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी। ये होगा व्हेन ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है। जबकि प्रीवियस केस में ऐड किया गया था श्रिंकेज अलाउंस। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर नोट में आप लिख सकते हैं, श्रिंकेज अलाउंस को ऐड किया जाता है एक्सेप्ट ग्रे कास्ट आयरन। जब तक ग्रे कास्ट आयरन ना हो उसके अलावा बाकी सारी केसेस में श्रिंकेज अलाउंस को ऐड किया जाता है। श्रिंकेज अलाउंस ऐड किया जाता है श्रिंकेज अलाउंस को एक्सेप्ट ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन के केस में इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक कोफिशिएंट होता है जिसको हम लोग श्रिंकेज कोफिशिएंट कहते हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए ये अलग अलग होता है। एक टर्मिनोलॉजी आती है श्रिंकेज कोफिशिएंट, मतलब कौन सा मटेरियल कितना श्रिंक करेगा जब उसको लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में ले आएंगे। आप चाहें तो एक टेबल बना सकते हैं मटेरियल और श्रिंकेज कोफिशिएंट की। बिस्मथ व्हाइट मेटल 0, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, ब्रास, और जिंक। ये जो आपका श्रिंकेज कोफिशिएंट होता है ये बताता है, ये इसकी यूनिट होती है मिलीमीटर पर मीटर, ओके। या कहीं कहीं पे ये आपको mm पर m भी दिखाई देगा। मतलब कि 1 मीटर की अगर लेंथ है तो उसमें से कितना श्रिंक करेगा। यहां पे आप देखो बिस्मथ के लिए 0, व्हाइट मेटल के लिए 5, एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम का 13, कॉपर का 16। यार ये किसकी आवाज आ रही है?
अभी तो ठीक हो गई मेरे ख्याल से। ठीक है, एल्युमिनियम का 13, कॉपर का 16, स्टील का 20 मिलीमीटर पर मीटर और ब्रास और जिंक का 24 मिलीमीटर पर मीटर। ये मिलीमीटर पर मीटर में है, मतलब कि एल्युमिनियम का अगर आप 1 मीटर की लेंथ का डायमेंशन बना रहे होगे तो 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर। जब मेरे पास 1000 मिलीमीटर की डायमेंशन होगी तो वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आते समय 13 mm का श्रिंकेज दिखाएगी। मतलब कि अगर मैं एल्युमिनियम यूज कर रहा हूं, एल्युमिनियम की मैं कास्टिंग बना रहा हूं, तो 13 mm का ये श्रिंक करेगी, तो 1000 से श्रिंक होकर कहां तक पहुंच जाएगी, 987 पे पहुंच जाएगी। इस टाइप से वैसे तो जनरली क्वेश्चंस में गेट एग्जाम में आपको ये डेटा दिया रहता है, लेकिन एक बार स्टील का पूछ लिया था और नहीं दिया हुआ था, तो उसमें एक्सपेक्ट किया गया था कि आपको याद होना चाहिए स्टील जो कि मोस्ट वाइडली यूज होने वाला इंजीनियरिंग मटेरियल है, उसका श्रिंकेज कोफिशिएंट 20 होता है। उन्होंने सोचा कि स्टूडेंट्स को याद होगा, तो याद कर लेंगे इन चीजों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक चीज ये भी होती है कि यहां पर ये बिस्मथ का 0 होगा, ये तो आपको पक्का ही याद रहना चाहिए, ठीक है ना। बिस्मथ का 0 होता है, ये आपको हर हालत में आपके माइंड में ये चीजें रहनी चाहिए। ये जनरली ये आप देखेंगे, अगर इसको अगर आप रिलेट करके देखेंगे, हम लोगों ने जो एक जो आप थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ते हो, थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, थर्मल एक्सपेंशन इन मटेरियल्स का इसी ऑर्डर में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्मल एक्सपेंशन के ही आसपास होता है ये श्रिंकेज कोफिशिएंट भी। जिस मटेरियल का थर्मल एक्सपेंशन जितना ज्यादा होता है, उसका श्रिंकेज कोफिशिएंट भी उतना ज्यादा होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास ये 5 टाइप के अलाउवेंस होते हैं, पैटर्न अलाउवेंसेस में हम लोगों के पास 5 टाइप के अलाउवेंसेस होते हैं। वो पीपीटी खोल लेता हूं मैं। बंद हो गई। क्या हो गया इसको? तो ये 5 टाइप के हमारे पास अलाउवेंसेस होते हैं। इसमें हमने सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो अलाउवेंस था वो हमने देख लिया, श्रिंकेज अलाउवेंस। अगला हमारे पास टाइप आता है मशीनिंग अलाउवेंस। मशीनिंग अलाउवेंस क्या कहता है? मशीनिंग अलाउवेंस ये कहता है कि जब भी कभी कास्टिंग से हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है कास्टिंग से, वो जनरली उसकी सरफेस फिनिश बहुत खराब होती है। ओके, कास्टिंग से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी सरफेस फिनिश बहुत खराब होती है, तो उसकी सरफेस फिनिश को स्मूथ करने के लिए हमें उसकी सरफेस फिनिश को स्मूथ करने के लिए हमें चारों तरफ से कुछ एक लेयर को रिमूव करना पड़ता है। तो वो लेयर जब रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा जो साइज होता है, थोड़ा सा जो डायमेंशन होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो हम लोग पहले से ही मशीनिंग अलाउवेंस को ऐड करके ही प्रोडक्ट को, अपने पैटर्न को बनाते हैं, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा साइज का हमारा कैविटी प्रोड्यूस हो, और जो प्रोडक्ट हमारा प्रोड्यूस हो वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा साइज का बने। जब थोड़ा एक्स्ट्रा साइज का रहेगा प्रोडक्ट, तो उसको फिर
मटेरियल रिमूव करते हुए सरफेस फिनिश इंप्रूव करने के लिए जब मटेरियल रिमूव करेंगे तो वो उस साइज में आ जाएगा जिस साइज में चाहिए था हमें। लेट अस सपोज जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये एक ऐसा लेट अस सपोज कास्टिंग के थ्रू हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो ये हमारा जो हमें मिल रहा है ये क्यूबॉइड, ये क्यूब जो मिल रहा है ये आउटर सरफेस फिनिश इसकी बहुत खराब है, जबकि इसे यूज करते समय हमें चाहिए कैसा, हमें यूज करते समय कुछ ऐसा चाहिए। बल्कि इसको तो मैं वही बना लेता हूँ। ठीक है ना, ये हमें ऐसा चाहिए होगा। तो इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, हमें दोनों साइड से मटेरियल रिमूव कराना पड़ेगा, दोनों साइड से। मतलब कोई भी आप एक डायमेंशन देखते हो तो उस डायमेंशन के दोनों साइड में, मतलब जब मैं इस डायमेंशन को देख रहा हूं, जब मैं इस डायमेंशन को देख रहा हूं, ये वाले डायमेंशन को देख रहा हूं, तो इसका दोनों साइड जो है, ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, इस दोनों साइड से मुझे मटेरियल रिमूव कराना होगा। जब थोड़ा सा मटेरियल रिमूव कराऊंगा तो सरफेस फिनिश बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो ये मशीनिंग अलाउंस जो होता है, ये फॉर गेटिंग स्मूथ सरफेस फिनिश, इसको हम लोग ऐड करते हैं। फॉर गेटिंग स्मूथ सरफेस फिनिश वी ऐड द मशीनिंग अलाउंस, ठीक है, मशीनिंग अलाउंस को ऐड किया जाता है। एक बात का और खास ख्याल रखना है, मुझे आप लोग ये बताइए, अभी मैंने आपको ये जो डेटा बताया, इस डेटा को देख करके आप लोग मुझे एक, चलिए मैं आपसे कहता हूं कि लेट अस सपोज हम लोग किसी एक मटेरियल का XYZ किसी मटेरियल का कास्टिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका मशीनिंग अलाउंस लेट अस सपोज 2 मिलीमीटर पर साइड है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए उसमें प्रीवियस केस में क्या था, प्रीवियस केस में हम लोग जो श्रिंकेज अलाउंस जो देते थे वो मिलीमीटर पर मीटर होता था, लेकिन यहां पर मशीनिंग अलाउंस जो होता है वो मिलीमीटर पर साइड में होता है। ओके, या फिर एक बार को आपसे ये कर सकता है कि किसी एक डायमेंशन में, चाहे वो लेंथ हो, चाहे विड्थ हो, चाहे वो हाइट हो, उसमें टोटल बता दे कि भाई लेंथ में 4 मिलीमीटर, जैसे कि मान लीजिए आपका 2 mm पर साइड है, तो किसी भी एक डायमेंशन को अगर आप देखोगे तो 4 mm हो जाएगा। लेंथ के दोनों साइड में, एक इधर साइड में एक इधर साइड में, दोनों साइड में आपको 2-2 mm की मशीनिंग करा के निकालना है, मतलब 4 mm छोटा करना है। ऐसा भी दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आपको ये पर साइड ही दिया रहता है, तो इसे ही लेके चलते हैं हम लोग। चलिए, अभी इसमें क्या हो रहा है कि 2 mm पर साइड का आपको मशीनिंग अलाउंस है, और जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं।
ठीक है ना। ये कुछ ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट है, एक साइड से 100 mm, दूसरे साइड से 80 mm, तीसरे साइड से 60 mm, और ये एक मुझे थ्रू आउट होल प्रोड्यूस करना है जो कि 20 mm डायमेंशन का, 20 mm का इंटरनल डायमीटर होना चाहिए इसका। ओके, तो चलिए मुझे बताइए कि अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मशीनिंग अलाउंस दिया जा रहा है तो कितना होगा इसका डायमेंशन। अगर सिर्फ मशीनिंग अलाउंस दे रहे हैं, श्रिंकेज अलाउंस की अभी बात नहीं हो रही है, सिर्फ मशीनिंग अलाउंस अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या होगा डायमेंशन। पहले तो आप आउटर डायमेंशन बता दीजिए, सर्किल का छोड़ दीजिए डायमीटर, बाकी जो एक्सटर्नल डायमेंशन वो बताइए मुझे क्या होगा। सर 64 होगा। हाँ, बाकी टोटल बताइए, सारा लेंथ कितनी होगी। सर 60 को 64 कर दीजिए, 80 को 84 कर दीजिए, और और 100 को 100 ये वाला है ना। ये सर 100 को 104 कर दीजिए। ओके, अकॉर्डिंग टू मशीनिंग अलाउंस, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मशीनिंग अलाउंस को कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में ये 104, ये 84 और ये 64, ये हो जाएगा हमारे पैटर्न का डायमेंशन। पैटर्न डायमेंशन हो जाएगा 104, 84 एंड 64। ये हो गया एक्सटर्नल डायमेंशन आ गया। अब इस पैटर्न में जो होल है इसका क्या डायमेंशन होगा। 16 होगा, 16 उसका डाया होगा। होल डायमीटर 20 रहेगा होल डायमीटर। देखिए आपके पास चार ऑप्शन हैं, 20, 24, 16 या 18। बताइए क्या होगा। 16 सर। एकदम सही आंसर है 16। ज्यादा टाइम ना हम लोग खर्च करते हुए डायरेक्ट आ जाते हैं, 16 सही आंसर है। देखो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, 20 और 24 तो किसी भी हालत में नहीं होगा। आप अगर 20 का ही डायमीटर का अगर आप बनाते हो तो यहां से फिर आपको इसकी भी तो जो सरफेस फिनिश मिलेगी वो खराब मिलेगी। जब आउटर सरफेस फिनिश खराब मिल रही है तो ये जो इनर डायमेंशन है इसकी भी सरफेस फिनिश खराब मिलेगी। तो इसको स्मूथ करने के लिए आप अंदर से मटेरियल रिमूव कराओगे, तो अंदर से मटेरियल रिमूव कराने पे वो बढ़ जाएगा, उसका साइज बढ़ेगा। तो अगर आपने 20 दे दिया, 24 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, पहली बात तो ये तो कहीं से भी नहीं होगा। बाकी अगर आपने 20 भी बनाया तो वो ओवर साइज हो जाएगा, जब आप उसकी सरफेस फिनिशिंग करोगे तो ओवर साइज हो जाएगा। बाकी अगर आप 18 का रखते हो तो 18 में प्रॉब्लम क्या है कि ये पर साइड है, पर साइड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो कोई एक सर्किल होगा उसमें ये पर साइड जो है वो रेडियस की तरह से बिहेव कर रहा है। तो 2 mm इधर साइड में रेडियस बढ़ गया और 2 mm इधर भी इंक्रीज करेगा ना, तो ये टोटल ओवरऑल में 4 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट होने वाला है। अगर हम लोग 2 mm पर साइड की बात कर रहे हैं तो हमें 4 मिलीमीटर छोटा बनाना होगा। तो 20 की बजाय 20 माइनस 4 करोगे तो आपका 16 आएगा आंसर। 16 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 18 अगर करते, हाँ बोलिए। हेलो सर, लेकिन होल तो क्यूब के अंदर है, तो यहाँ अलाउंस दे रहे हैं तो हम लोग तो वैसे भी होल इसके अंदर प्रोड्यूस ही करेंगे सर, तो वहां पे क्यों डायमीटर छोटा लेना है। वहां पर डायमीटर छोटा इसलिए लेना है, हम लोग जो वो बनाएंगे ना, क्या कहते हैं, क्या नाम है अपना, कोर, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कहते हैं एक होल, एक थ्रू आउट होल प्रोड्यूस करते हैं। तो वो क्या करेंगे हम लोग उसको अ, छोटा इसलिए बनाएंगे ताकि सरफेस फिनिश इंप्रूव की जा सके। सरफेस फिनिश लास्ट में जब फाइनल प्रोडक्ट हमें मिले
तो उसकी सरफेस फिनिश अच्छी रहे। तो जब छोटा बनाओगे तो पहले तो आउटर सरफेस जो मिलेगी वो, ये जो इनर सरफेस जो मिलेगी इस होल की, वो खराब मिलेगी, स्मूथ नहीं होगी, रफ सरफेस फिनिश होगी। बाद में उसको इम्प्रूव करने के लिए आप जब मशीनिंग कराओगे तो मशीनिंग कराने पे सरफेस फिनिश इम्प्रूव कर जाएगी और फिर डायमीटर भी बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में जब आप 16 रखोगे तो 4 mm बढ़ करके वो फाइनली 20 पे पहुंच जाएगा। समझे? ठीक है ओके, सर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए? यस सर। तो देखिए यहां पर नोट में एक चीज लिख लीजिएगा। नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल डायमेंशंस के लिए, फॉर एक्सटर्नल डायमेंशंस के लिए हम लोग इस मशीनिंग अलाउंस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ऐड मशीनिंग अलाउंस। और वहीं जो हमारे पास इंटरनल डायमेंशंस होते हैं, इंटरनल डायमेंशंस, ये जो इंटरनल डायमेंशन क्या था? ये जो होल था ये इंटरनल डायमेंशन था। ओके, तो इंटरनल डायमेंशन के लिए हमें सब्ट्रैक्ट द मशीनिंग अलाउंस करना पड़ेगा। ओके, ये इंटरनल डायमेंशन के लिए मशीनिंग अलाउंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर कहीं कोई ऐसा कोई हमें शेप बनाना हो, ठीक है ना, ऐसा कोई शेप बनाना हो और इसमें आपको कहते हैं कि भाई 2 mm या 1 mm का मशीनिंग अलाउंस देना है, तो मशीनिंग अलाउंस जब दोगे और आपको जो डायमेंशंस दे रखी हो, डायमेंशंस कुछ ऐसी दे रखी हो कि यहां से यहां तक आपको एक डायमेंशन दे रखी हो, बाकी यहां से यहां तक एक डायमेंशन दे रखी हो, और ये हाइट पता हो आपको, ये 3 डायमेंशन आपको पता हो, तो ऐसे आपका काम चल सकता है। लेकिन पे अब जब आप वो करोगे, यहाँ पे आप मशीनिंग अलाउंस देते हुए बनाओगे तो 2 mm थोड़ा इधर से बड़ा करोगे, इधर से भी बड़ा करोगे, इधर से भी इसको थोड़ा बड़ा रखोगे। अब क्या होगा, सब तरफ से तो देखो ये भी चीज बड़ी हो गई, ये भी वाली डायमेंशन बड़ी हो गई, ये भी वाली डायमेंशन बड़ी हो गई, लेकिन वो छोटी कौन सी हुई? ये वाली डायमेंशन जो थी वो छोटी हो रही है। तो जो कोई भी इंटरनल डायमेंशन होती है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये हमेशा अपने माइंड में बिठा लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टेपर अलाउंस। टेपर अलाउंस का यूज क्या होता है? टेपर अलाउंस का यूज होता है कि जब कभी भी हमें फाइनल प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं, जब कभी ये पैटर्न पे क्यों लेते हैं हम, पैटर्न पे ये सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, पैटर्न पे ये सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये होता क्या है, देखिए पैटर्न को बाहर निकालते समय क्या होता है कि इसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। पैटर्न को बाहर निकालते समय ओके, पैटर्न को हम लोग जब इससे खींचते हैं, ड्रॉ स्पाइक से बाहर की ओर खींचते हैं, ड्रॉ स्पाइक से बाहर की ओर खींचते हैं, ओके, तो ये यहां से बगल साइड से मोल्डिंग सैंड के इरोड होने के चांसेस होते हैं। होता क्या है कि
पूरी लेंथ तक, जब तक यहां पर ये मोल्डिंग साइन भरी हुई है ऐसे, तो अगर ये वाला पोर्शन जो है, ये वर्टिकल वाला पोर्शन एकदम अगर कंप्लीटली वर्टिकल है, जरा सा भी टेपर नहीं किया गया है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप इसको ऊपर खींचते जाओगे, धीरे धीरे ऊपर खींचते जाओगे, लेकिन पे ये जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा तो भी हमेशा बगल वाली साइड वॉल के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, हमेशा बगल वाले साइड वॉल के कांटेक्ट में रहेगा। जबकि अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें कि सर यदि टेपर कर देंगे तो उसके डायमेंशन में तो इफेक्ट पड़ेगा ना सर, हम लोग को जो एक्चुअल बाद में पैटर्न। कट करके स्मूथ कर लेंगे बेटा, वो डायमेंशन वहां पे पहुंच जाएंगे जो जो चाहिए था। पहले सामान सही सलामत बने तो। जी सर। ठीक है, ये इस तरीके से अगर इसे बना लिया जाए तो होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा कि जब कभी भी आप इसको बाहर निकालोगे, तो जब ये बाहर निकालोगे तो ये अभी ऐसे ये मोल्डिंग सैंड है, यहां भरी हुई है, ठीक है ना। इस केस में क्या होता था, ये आपका जब ऊपर भी आता था, यहां भी आ गया, ये पैटर्न ऊपर भी आ गया थोड़ा सा, तब भी ये बगल वाले साइड से कांटेक्ट में है। जब तक कंप्लीटली बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये हमेशा यहाँ पे कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है ना। जबकि इस केस में क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठेगा, इस केस में क्या फायदा होगा आपको कि जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठेगा, इसका जो कांटेक्ट है वो बगल वाली मोल्डिंग सैंड से ब्रेक हो चुका होगा। बगल वाली मोल्डिंग सैंड से इसका कांटेक्ट ब्रेक हो चुका होगा और अब कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा होगा। वर्टिकल सरफेस, जो पैटर्न का जो वर्टिकल सरफेस है और जो मोल्ड कैविटी का जो वर्टिकल सरफेस है, इन दोनों में कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा होगा। जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन कहां से होगा, और जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बगल वाली जो साइड वॉल है, इसके ब्रेक होने का चांस भी एलिमिनेट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अदरवाइज प्रीवियस केस में क्या होता था कि क्योंकि ये लगातार फ्रिक्शन करता रहता था, ऊपर की ओर जाते जाते में लगातार फ्रिक्शन कर रहा होता है, तो ये वाला जो पोर्शन रहता था, यहाँ पे जो मोल्डिंग सैंड होती थी, कॉर्नर पे जो मोल्डिंग सैंड होती थी, वो धीरे धीरे लूज होती जाती थी और फिर फाइनली लास्ट में जाते जाते टूट जाती थी। तो ऐसा ना होने पाए, इससे बचाने के लिए टेपर अलाउंस हम लोग देते हैं, और ये टेपर अलाउंस को भी ऐड किया जाता है, डायमेंशन में ऐड किया जाता है। ओके, जनरली अब ऐसा भी नहीं कि टेपर अगर करना है तो आप सीधे 15 20 25 30 डिग्री का टेपर कर दो। आधे डिग्री से 2 डिग्री तक के बीच में, हाफ डिग्री से 2 डिग्री तक का टेपर प्रोवाइड किया जाता है। अगर छोटे साइज की कास्टिंग है तो हाफ डिग्री, बड़े साइज की कास्टिंग है तो 2 डिग्री तक में, इस रेंज में हम लोग टेपर अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, पैटर्न के विड्रॉल में के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ पैटर्न विड्रॉल, at the time of pattern withdrawal, no friction between side walls of pattern and mold, therefore
नो इरोजन ऑफ सैंड, नो सैंड इरोजन, ये इसका पर्पज होता है। इसमें खास ख्याल रखिएगा कि इसको भी ऐड करते हैं। तो अभी तक हमने ये जो तीनों देखे, सिर्फ अगर ग्रे कास्ट आयरन होगा तो ग्रे कास्ट आयरन के केस में श्रिंकेज अलाउंस को डिक्रीज करेंगे, अदरवाइज बाकी सारे मटेरियल्स में उसको ऐड करते हैं। मशीनिंग अलाउंस को चाहे कोई भी मटेरियल हो हर बार ऐड ही करते हैं। टेपर अलाउंस को भी हर बार ऐड किया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, एक और अगला टाइप होता है हमारे पास शेकिंग या रैपिंग अलाउंस। शेकिंग या रैपिंग अलाउंस। सेकेंड डे मैंने जब आप लोगों को वीडियो दिखाया था तो उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से देखिए, जब पैटर्न को जब बाहर निकाल रहे हैं तो जो हमने उसमें ड्रॉ स्पाइक को हुक किया था, तो ड्रॉ स्पाइक को हुक करने के बाद फिर उसको इस तरीके से हिला रहे थे और मैंने कहा था कि इस चीज को ध्यान से देखिए। इसमें होता क्या है कि हमारे पास ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न क्योंकि अगल बगल की मोल्डिंग सैंड के साथ चिपक गया होता है और उसको बाहर निकालते समय जो अगल बगल की जो मोल्डिंग सैंड होती है वो छोड़ती नहीं है उसको। अगर आप तुरंत निकालना शुरू कर देंगे तो चूंकि अगल बगल की मोल्डिंग सैंड थोड़ी चिपकी रहती है तो वो तुरंत छोड़ती नहीं है उसको। पैटर्न को मोल्डिंग सैंड तुरंत नहीं छोड़ती है, तो उसके साथ साथ पैटर्न के साथ साथ ये मोल्डिंग सैंड भी बाहर निकलने की कोशिश कर सकती है। तो ऐसा ना हो, इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा ड्रॉ स्पाइक होता है उसको थोड़ा इधर साइड में, थोड़ा इधर साइड में, थोड़ा लेफ्ट में, थोड़ा राइट में, इस तरीके से मूव करते हैं। लेफ्ट राइट भी और आगे पीछे भी, ठीक है ना, चारों डायरेक्शन में इसका मूवमेंट कराते हैं। ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से होता ये है कि ये जो हमारे पास ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न जब इसको हमने ड्रॉ स्पाइक को इधर की ओर किया तो ये पैटर्न थोड़ा इधर की ओर मूव किया, हल्का सा। जब ड्रॉ स्पाइक को इधर की ओर मूव किया हमने तो ये पैटर्न थोड़ा इधर की ओर मूव किया। तो ये कुछ मिलीमीटर, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, जैसे मान लिया कि 0.2 मिलीमीटर, हमने जब इसको इधर मूव किया तो 0.1 या 0.2 मिलीमीटर ये थोड़ा सा पीछे गया। ये वॉल जो है ये थोड़ी सी पीछे आ जाएगी, हल्की सी। ओके, ये वॉल हल्की सी पीछे आ जाएगी। ऐसे ही ये भी वाली वॉल हल्की सी पीछे आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ आपके पास दोनों साइड से कुछ हल्का सा, जैसे मान लीजिए एक साइड में हमें शेकिंग कराने पे 0.1 मिलीमीटर पीछे हो रही है वॉल, तो दोनों साइड की शेकिंग कराने पे 0.2 मिलीमीटर का हमारे पास एक क्लियरेंस आ जाएगा। और वो क्लियरेंस आने की वजह से अब जब इस पैटर्न को हम लोग ऊपर की ओर खींचेंगे, यहां से पहले हमने क्लियरेंस प्रोवाइड करा दिया और क्लियरेंस प्रोवाइड होने के बाद जब ऊपर की ओर खींचेंगे तो बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, ये तो जो छोटे साइज की कास्टिंग होती है, छोटे साइज की कास्टिंग में हम लोग ड्रॉ स्पाइक को हुक करने के बाद थोड़ा सा आगे पीछे मूव करते हैं और पैटर्न थोड़ा थोड़ा पीछे चला जाता है। पैटर्न नहीं, ये मोल्डिंग वॉल थोड़ी थोड़ी पीछे चली जाती है, ठीक है ना, मोल्डिंग वॉल जो रहती है वो थोड़ी थोड़ी पीछे चली जाती है। लेकिन पे जब बड़े साइज की कास्टिंग हो तो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ स्पाइक को हिलाने से काम नहीं होगा। उस केस में हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हाथ में पकड़ करके और इसके
ये जो हमारे पास यहाँ इधर साइड से होल्ड करेंगे, यहाँ से होल्ड करेंगे, और जो ड्रॉ स्पाइक है, ड्रॉ स्पाइक के बीचों बीच में इसको लेके जाएंगे और इससे दोनों तरफ से स्ट्राइक करते हैं। इस तरह से स्ट्राइक करने पे हमारा काम फुलफिल हो पाता है। तो ये शेकिंग या रैपिंग अलाउंस जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब ये जो शेकिंग या रैपिंग अलाउंस के लिए हम लोग ये जो पूरी जो प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, इससे होगा क्या कि जो हमारा कैविटी होती है, कैविटी ओवर साइज हो जाती है, कैविटी ओवर साइज हो जाती है। तो क्योंकि बाद में आगे चल के शेकिंग करने के दौरान कैविटी ओवर साइज होगी हर हाल में, तो इसलिए पहले से ही शेकिंग अलाउंस को माइंड में रखते हुए कैविटी को थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश की जाती है। और कैविटी थोड़ी छोटी कैसे बनेगी? जब पैटर्न थोड़ा छोटा बनेगा। ओके, अगर मान लो कि मैं शेकिंग कराते समय कोई भी एक लेंथ जो है, कोई भी एक डायमेंशन जो है, वो 0.2 mm बढ़ जा रही है। लेट अस सपोज टोटल लेंथ 0.2 mm से इंक्रीज कर जा रही है, या फिर किसी एक साइड में मैं देखूं 0.1 mm पर साइड इसका इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, ये शेकिंग अलाउंस को पहले से ही थोड़ा सा छोटा कर, मतलब मैं पैटर्न जो बनाऊंगा थोड़ा छोटा करके बनाऊंगा। मेरे पास अगर पैटर्न देखा जाए अगर कुछ ऐसा ही है जैसे प्रीवियस केस था, यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए एग्जांपल के हिसाब से। ये ऐसा कुछ मेरे पास पैटर्न है 100, 80 और 60। ओके, 100, 80 और 60 का मेरे पास कोई पैटर्न है, और इसकी लेंथ हो गई 100 हो गई, विड्थ हो गई 60 और हाइट हो गई 80। ओके, अगर ये कुछ ऐसा है मेरे पास और इसी तरीके से मुझे इसको रखना है, तो आप मुझे बताओ कि इसका मैं अगर 0.1 mm पर साइड का शेकिंग अलाउंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा डायमेंशन? शेकिंग अलाउंस को मैं अगर माइंड में रख रहा हूं, शेकिंग अलाउंस की वजह से थोड़ा छोटा करना पड़ता है पैटर्न को, ये याद रखिएगा, पैटर्न को थोड़ा छोटा करना पड़ता है। एक मिनट में बना देता हूँ फिर से, यहाँ पे बना रहेगा तो आपको लिए आसानी रहेगी। ठीक है, ये है 100, ये है 80 और ये है 60। ओके फ्रेंड्स, मुझे इसको ऐसे बाहर निकालना है। शेकिंग अलाउंस मैं दे रहा हूं 0.1 mm पर साइड का, तो बताओ मुझे क्या करना होगा, क्या डायमेंशन रखूं मैं? 59.8 and 99.8 and आप 80. 99.9, 59.9 और 79.9। 9 कैसे होगा डियर? पर साइड है ना, तो दोनों साइड में दोगे ना, तो पहले तो 8 हो जाएगा। 8 बोला ना सर, कोई 9 बोल रहा था, 99.9 कोई बोल रहा था। तो 99.8 और 59.8 और सर लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ 99.8, ये थिकनेस हो जाएगी, थिकनेस 59.8, और ये विड्थ कितनी हो जाएगी?
सर वो तो 80 रहेगी। विड्थ 80 रहेगी, एकदम सही। मैं यही चीज आपको बताने वाला था सर कि लेकिन एक यहाँ, डाउट था, हाँ एक डाउट था सर। हाँ, डाउट रिजॉल्व किया जाएगा। सर क्या जो डाउट? सर जब आपने वो पिन को ऊपर से लगाया था उसको निकालने के लिए, तब भी तो हम्म, आपने उसको पुश किया होगा पैटर्न को, तो उसकी वजह से भी तो वो अंदर गया होगा। नहीं तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं डियर, ओके सर। ठीक है ना, उसको कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि एक ही साइड से है ना वो, तो केवल अभी इसमें क्या है कि थोड़ा सा तो जाएगा ही, लेकिन पे जनरली उसको कंसीडर नहीं किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में उसको कंसीडर नहीं किया गया है, सिर्फ यही दोनों साइड को कंसीडर करते हैं। तो ये 80, जो ये जिस साइड से आप ये लेकर के आ रहे हो, ड्रॉ स्पाइक को जिस साइड से लेकर के आ रहे हो, उस डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग ऊपर से लेकर के आ रहे हैं ड्रॉ स्पाइक को इस डायमेंशन से, ये जो 80 वाली डायमेंशन है, 80 वाली डायमेंशन, इसके अलोंग ही हम लोग लेकर के आ रहे हैं ड्रॉ स्पाइक को, और इसके अलोंग ही फिर निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायमेंशन एज इट इज सेम टू सेम रह जाएगी। क्रॉस नहीं करता हूं मैं, क्रॉस से फिर कुछ और ही मैसेज जाता है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी फर्क किस पे पड़ेगा, सिर्फ उसके अलावा जो बाकी डायमेंशन है उस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी इनका जो कहना है वो एकदम सही कहना है कि जब मैं ड्रॉ स्पाइक को फंसाऊंगा, हुक करूंगा, तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा तो ये नीचे भी दबेगा ना, नीचे भी ये थोड़ा सा दबना चाहिए, यहाँ पर भी हल्का सा ये यहाँ दबना चाहिए, लेकिन पे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसमें इस चेंज को कंसीडर नहीं किया गया है, इसीलिए हम लोग भी अपनी कैलकुलेशन में इसको कंसीडर नहीं करते हैं। फिर यदि ऑप्शन में से 79.9 आ गया तो? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं आएगा डियर, उनको भी पता है ना। यहाँ पे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है आपसे जो पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है कि ये एक निगेटिव अलाउंस है। शेकिंग अलाउंस क्या है? शेकिंग अलाउंस इज ए निगेटिव टाइप ऑफ अलाउंस, निगेटिव अलाउंस है। बाकी तीनों केस में क्या करना था आपको, बाकी तीनों में ये जो श्रिंकेज अलाउंस था, श्रिंकेज अलाउंस को भी ऐड करना था। नॉर्मली अगर ग्रे कास्ट आयरन नहीं है तो श्रिंकेज अलाउंस जो होता है ऐड होता है, ओके। अगर ग्रे कास्ट आयरन होगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नॉर्मली ऐड होता है। ऐसे ही मशीनिंग अलाउंस भी ऐड किया जाता है, ऐसे ही टेपर अलाउंस भी ऐड किया जाता है। तो ये तीनों तो ऐड होते हैं, लेकिन पे ये शेकिंग अलाउंस जो होता है ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज पूछी जाती है। बाकी ये न्यूमेरिकल मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, आज तक कभी भी गेट के इतिहास में शेकिंग अलाउंस के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। और बल्कि किस बहुत ही कम किताबें ऐसी जिसमें इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ हो, अदरवाइज बहुत ही हाई लेवल की बुक्स में इसका न्यूमेरिकल मतलब मुझे मिला था, अदरवाइज कोई बहुत टिपिकल थोड़ी ही है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन पे दिया ही नहीं रहता इसका न्यूमेरिकल। आगे एक और टाइप का, पांचवें टाइप का अलाउंस एक आता है हमारे पास, डिस्टॉर्शन या कैम्बर अलाउंस कहते हैं इसे। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि जब भी कभी हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो वहां पर टाइम बचाना हमारा एक बहुत ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है। जितना टाइम बचा लेंगे उतना ही टाइम में हम लोग और प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम का यूटिलाइजेशन करके आगे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो होता क्या है, जब कभी हम लोग अगर कोई हम लोग यू शेप का सेक्शन या वी शेप का सेक्शन या फिर लॉन्ग फ्लैट प्लेट बना रहे होते हैं, कोई लॉन्ग फ्लैट प्लेट बना रहे हैं, या तो यू सेक्शन बना रहे हैं, या तो कोई वी सेक्शन बना रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, ये प्रॉब्लम उन्हीं जगहों इन्हीं इन्हीं टाइप के शेप में आती है, बाकी नॉर्मली और शेप में ये प्रॉब्लम नहीं आती है।
बाकी होता क्या है कि हम लोग जब कास्टिंग बना रहे होते हैं तो एकदम उसके रूम टेम्परेचर तक आने का इंतजार नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कास्टिंग है हमारे पास, कास्ट आयरन का हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट 1450 डिग्री सेल्सियस है। 1450 से नीचे आते ही वो सॉलिड स्टेट में आ चुका होता है। ओके, लेकिन पे अभी भी वो जो सॉलिड है 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो कास्ट आयरन है, वो भले ही सॉलिड बन गया लेकिन बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड है। ओके, तो 1400 पे है या 1300 पे है या 1200 पे है या 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर है कोई कास्ट आयरन, तो वो सॉलिड बन चुका है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है। ओके, तो अब उसके पूरे रूम टेम्परेचर तक आने का इंतजार नहीं किया जाता है। लगभग वही एक लोगों ने कैलकुलेशन कर रखी होती कि इतने देर में ये आ जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तो अपने ऐसा करते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कभी कभी अगर थोड़ा पहले ही, जो मतलब कि एकदम कंप्लीट रिजिडनेस आने के पहले ही, अगर कभी कभी हम लोग को अगर टाइम बचाना, हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि भाई टाइम बचाना है, टाइम बचाना है, कम से कम टाइम में हमें काम करना है, तो उस केस में हम लोग पूरी तरीके से रिजिड होने का इंतजार नहीं करते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट रहने पर ही बाहर निकाल लेते हैं। तो बाकी सारे शेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये जो जैसे कि ये 3 शेप जो हैं, लॉन्ग फ्लैट प्लेट हो या फिर यू सेक्शन हो या तो वी सेक्शन हो, इनमें क्या होता है, ठीक है ना। ये आ गया यू सेक्शन, ये आ गया वी सेक्शन, और ये है लॉन्ग फ्लैट प्लेट। तो क्योंकि टाइम बचाने के लिए हमने इसे कंप्लीटली रिजिड होने से पहले ही बाहर निकाल लिया होता है, तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है कि ये अपने सेल्फ वेट की वजह से जो किनारे किनारे से थोड़ा सा झुक जाता है। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो अपने सेल्फ वेट की वजह से किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा झुक जाता है। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और इसको फिर कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसे प्रोडक्ट को खराब होने से बचने के लिए हमें टाइम भी बचाना है और ये भी देखना है कि प्रोडक्ट भी खराब ना होने पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में डिस्टॉर्शन होने वाला है, जितने जितना डिस्टॉर्शन होने वाला है और जिस डायरेक्शन में होने वाला है, उसका पहले ही हम लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टॉर्शन करके हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग 2-4 पीस बना के देखते हैं और उसमें हमें आइडिया लग जाता है कि भाई ये 5 डिग्री या 10 डिग्री तक डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टॉर्शन करके हम लोग पैटर्न को डिजाइन कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये पैटर्न हमने, मान लो यहाँ इस टाइप का पैटर्न हमने डिजाइन किया,
तो इसी टाइप की कैविटी प्रोड्यूस होगी और जो प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगा वो इस टाइप का निकलेगा, लेकिन पे सेल्फ वेट की वजह से ये पोर्शन जो होगा, ये पोर्शन सेल्फ वेट की वजह से ये अपने आप ही यहां पे आ जाएगा। जब नीचे आएगा, झुकेगा, डिस्टॉर्ट होगा, तो ये यहां पे आ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमारा वैसा बन जाएगा जैसा हमें चाहिए था। तो यहां पर जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो ये कि ये जो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, इसमें पहली बात तो ये कि कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। दूसरी बात ये कि ये जो टाइप का अलाउंस है, पहले जो हमने 4 अलाउंस देखी है वो चारों में साइज में चेंजेस आते थे, साइज डिफरेंट होता था, कभी ओवर साइज या अंडर साइज होता था, मतलब कि या तो प्लस किया जाता था या माइनस किया जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, यहाँ पर शेप का चेंज होता है। बाकी चारों में साइज चेंज होते थे, यहाँ पर शेप चेंज होता है। ओके, शेप चेंज करते हैं, प्लस माइनस नहीं करते हैं हम। इसको अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट में, जिस डायरेक्शन में डिस्टॉर्शन एक्सपेक्टेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही इक्वल अमाउंट में हम लोग डिस्टॉर्ट कर देते हैं पैटर्न को पहले से ही, ताकि सेल्फ वेट की वजह से प्रोडक्ट हमारा डिस्टॉर्ट होके वहीं पे पहुंच जाए जहां पर एक्चुअल में रिक्वायर्ड था। ओके, शेप तो चेंज हो रहा है सर, मटेरियल का अंतर है। शेप तो दोनों जगह चेंज हो रहा है। कहाँ मटेरियल का अंतर है बेटा? मटेरियल कहाँ चेंज की? उसमें रिमूवल हो रहा था, इसमें रिमूवल नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो बोलना हो आप वो बोल लीजिए, बाकी जो स्टैंडर्ड किताबों में लिखा है मैं तो वही बोलूंगा ना, क्योंकि वही पूछा जाने वाला है। क्योंकि जो पूछा जाएगा वो वही स्टैंडर्ड लैंग्वेज पूछी जाएगी जो किताबों में लिखी हुई है। ना मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूंगा, ना आप अपनी तरफ से कुछ बोलिए। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इतनी विशाल है कि जितना लिखा हुआ है वही याद हो जाए, वही बड़ी बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना क्या हो रहा है? हाँ, तो लैंग्वेज तो देखो डियर कहीं पे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट समझ में आना मेन इंपॉर्टेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैटर्न कलर कोडिंग। देखिएगा आप लोग, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, मतलब कई सारे नहीं, मतलब 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, लेकिन फिर भी जो भी पूछा गया तो हर एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है। होता क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे मतलब इतने सारी कंट्रीज है, सभी का मतलब अपना अपना तरीका होता है काम करने का। यूरोप में अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम हो रहा है, यूएसए में अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से, इंडिया में अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो लोगों को सबको एक ही अम्ब्रेला में ले आने के लिए, और कहते हैं सभी लोग एक ही चीज को समझें, एक ही टाइप से मैसेज जो कन्वे किया जाए वो सबको पता चले, तो ये कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं कि भाई मैंने अगर किसी पैटर्न की किसी एक साइड में कोई एक स्पेसिफिक कलर कर दिया तो उससे एक स्पेसिफिक मैसेज जाए सभी लोगों को। रेड कलर करने का मतलब क्या होता है कि इस सरफेस पे मशीनिंग होने वाली है, पैटर्न का ये सरफेस जो है इस पे मशीनिंग की जाएगी, ठीक है ना, कास्टिंग सरफेस टू बी मशीन्ड। मतलब कि ये वाली सरफेस हमें काफी स्मूथ चाहिए और मशीनिंग होगी, इसका मतलब यहां पर मशीनिंग अलाउंस देना पड़ेगा। यही चीज, यही मैसेज कन्वे करने के लिए ये रेड कलर किया जाता है। ब्लैक का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी सरफेस जिसको अनमशीन्ड छोड़ना हो, मतलब कि वो रफ भी रह जाए तो भी काम चल जाता है हमारा। ये कंप्लीटली आपको रटने वाला टॉपिक है। येलो कलर जो किया जाता है वो कोर प्रिंट के ऊपर किया जाता है।
ओके, जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में भी जो कोर प्रिंट रखा गया था, प्लेस किया गया था, वो येलो कलर का ही प्लेस किया गया था। तो इससे आप लोगों को याद रहेगा हमेशा। आगे बढ़ते हैं। अगर कभी येलो बेस के ऊपर लाल कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई हो, ओके, जैसे मान लिया कोई हमने जैसे ये येलो बेस है, इस येलो बेस के ऊपर रेड कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई हो, ऐसे। कभी अगर ऐसा हो तो उसका क्या मतलब होता है? रेड स्ट्रिप्स ऑन येलो बेस। ये इंडिकेट करता है किसी भी पैटर्न का जो लूज पीस होता है, लूज पीस पैटर्न में जो लूज पीस होता है जिसको चिपकाया गया होता है, उसे इंडिकेट करता है। ओके, आगे देखिए। जब कभी ब्लैक बेस के ऊपर येलो स्ट्रिप्स हो, सर येलो का क्या बताए थे? येलो था कोर प्रिंट, एक ऐसा कोर प्रिंट जिसको अनमशीन छोड़ना हो, ठीक है ना। कोर प्रिंट टू बी अनमशीन या फिर टू लेफ्ट अनमशीन होगा। एक ऐसा कोर प्रिंट, एक ऐसा कोर हम लोग जिसको अनमशीन करके ही हम लोग छोड़ दे रहे हैं। बाकी येलो स्ट्रिप्स ऑन ब्लैक बेस जब कभी हो, ये रिप्रेजेंट करता है कोर प्रिंट टू बी मशीन्ड। ओके, और नेक्स्ट और लास्ट है, जब कोई कलर ना हो, किसी पैटर्न के किसी सरफेस पे अगर कोई कलर ना हो, वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि ये वाली सरफेस जो है वो पार्टिंग लाइन प्लेन पे आने वाली है। सरफेस लाई ऑन द पार्टिंग लाइन प्लेन। सरफेस लाई ऑन पार्टिंग लाइन प्लेन। मेरे ख्याल से मैंने आपको पार्टिंग लाइन प्लेन नहीं बताया है, बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था। नो सर। हाँ, नहीं बताया था ना। पार्टिंग लाइन प्लेन डियर स्टूडेंट्स वो वाला पोर्शन होता है जहां पर दोनों पैटर्न आकर के टच कर रहे होते हैं। ओके, ये वाला। ठीक है ना। ये ऊपर हो गया कोप और नीचे हो गया ड्रैग। तो ये कोप और ड्रैग जिस प्लेन पे आके टच कर रहे होते हैं, जो डॉटेड लाइन जो दिख रही है, यही प्लेन कहलाता है पार्टिंग लाइन प्लेन। ओके, जो इन दोनों को पार्ट डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्रेक करता है, वो प्लेन कहलाता है पार्टिंग लाइन प्लेन। तो कोई भी पैटर्न किसी साइड से अगर, मतलब ऑब्वियसली सिर्फ एक ही साइड होगा जो कि
एक ही सरफेस होगा जो कि पार्टी लाइन प्लेन में आने वाला होगा, तो नो कलर वाला सिर्फ एक ही सरफेस आपको मिलेगा। वो सरफेस जनरली फ्लैट होगा, और उसका मीनिंग होगा कि वो पार्टी लाइन प्लेन में आने वाला है। ये दोनों आपस में जुड़ने वाले हैं, तो इनका कोई काम ही नहीं है। जब दोनों ऊपर नीचे से जुड़ गए तो वो तो कैविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। ये एक सर्किल, मैंने एक सर्किल ऐसे लिया, हाफ सर्किल मान लो, और एक हाफ सर्किल ऐसे लिया। इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो एक कंप्लीट एक सर्किल प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसा। तो सर्किल में मशीनिंग करानी है कि नहीं करानी है, रफ यूज करना है या स्मूथ यूज करना है, वो तो आउटर सरफेस के लिए होगा ना। इस वाली सरफेस का तो कोई काम ही नहीं है, ये तो जुड़ चुके हैं आपस में, तो वो सरफेस आनी ही नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग कोई कलर नहीं करते हैं और कोई अलग से माथापच्ची नहीं होती है। तो ये रट्टे वाली चीज है, आप लोग कंप्लीटली इसको रट लीजिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा, रटे बिना काम नहीं चलेगा। वैसे तो देखो बड़ा ही अजीब लगता है ये चीज कहने में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कि रट लो कोई चीज, ठीक है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग जनरली आपको रटना नहीं सिखाती, इंजीनियरिंग आपको सिखाती है कि भाई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन पे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है ही ऐसा सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको रटना ही पड़ता है, इसका कोई इलाज नहीं है। सर चलिए फिर कोन अब को कास्टिंग के थ्रू बनाए तो हाँ, सर होलो कोन को कास्टिंग के थ्रू बना सकते हैं? इसको होलो कोन। हॉलो कोन यस सर। बना ही सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। आप पहले सॉलिड बना लो, उसके बाद फिर उसमें कहते हैं क्या नाम है उसको, कहते हैं उसमें वो कर दोगे, बाद में कट करके निकाल दोगे मटेरियल। बाकी कास्टिंग से ही तो बनाओगे, और किससे बनाओगे? कास्टिंग से नहीं बनाओगे तो किससे बनाओगे फिर? सर मतलब काफी कुछ शेप उसी के टाइप का हो, अपन को ज्यादा मशीनिंग नहीं करना पड़ेगा उसमें। बाकी बढ़िया से सॉलिड तो कोन तो बना बना ही सकते सकते हैं। हैं। आप क्या करोगे ना, हॉलो कोन बनाने के लिए आप क्या करोगे, कहते हैं कि वो जो होता है क्या बोलते हैं, पैटर्न। नहीं नहीं, हमने वो पढ़ा था ना, कहते हैं एक पैटर्न, स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न हाँ आप हाँ हाँ सर, ठीक 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 हो स्वीप जाएगा। पैटर्न आप बनाओगे, और स्वीप पैटर्न का इस्तेमाल करके उसी को रोटेट करा दोगे, उससे क्या कहते हैं कास्टिंग के बीचों बीच में एक ऐसा स्पेस जनरेट हो जाएगा जो कि कहते हैं क्या नाम है, हॉलो कैविटी, हॉलो कोन आपका प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, हेलो हाँ हेलो। सर, कटिंग कटिंग ऑपरेशन में भी हम लोग को मशीनिंग अलाउंस देना रहेगा कि नहीं दे सकते उसमें? क्या चीज? अगर हम लोग कटिंग करते कोई मटेरियल किसी किसी बॉडी से, तो उसमें भी मशीनिंग अलाउंस देना रहेगा? कटिंग करते हैं किसी बॉडी से मतलब कटिंग टूल की बात कर रहे हैं सर आप? जैसे सर जैसे आप बता रहे हैं कि किसी होल करने के लिए कटिंग करके उसके बीच से मटेरियल निकाल लो, तो उसमें भी मशीनिंग अलाउंस दे सकते हैं कि उसमें मशीनिंग अलाउंस नहीं देंगे? नहीं तो उसमें तो मशीनिंग अलाउंस कहाँ से दोगे, जब तुम कंप्लीट सॉलिड मटेरियल बना रहे हो तो उसमें मशीनिंग अलाउंस कहाँ दोगे डियर? मैंने तो ये बोला ना कि आप कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्लीट सॉलिड मटेरियल, जैसे कि जो थ्रू आउट होल बना रहे हैं हम लोग, थ्रू आउट होल प्रोड्यूस करने के लिए तो ऐसा होगा कि भाई आप पहले तो वो करो, क्या कहते हैं, क्या नाम है, थ्रू आउट होल के लिए आप कोर लगा के काम चलाते हो, तो जहां कहीं कोर लगा के काम चला रहे हो, जहां पे आप पहले से होल प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके लिए आप करोगे मशीनिंग अलाउंस दोगे। अदरवाइज मैं अगर ऐसा करूं कि मैं कंप्लीट सॉलिड बॉडी बना लूं, उसके बीच में से मैं ड्रिलिंग करके इधर से उधर जा रहा हूँ, तो उसमें तो कोई मतलब वो नहीं रहेगा। अगर आप पहले से होल प्रोड्यूस कर रहे हो, पहले से होल प्रोड्यूस कर रहे हो तो मशीनिंग अलाउंस दोगे। पहले से होल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, बाद में प्रोडक्ट बनाने के बाद ड्रिलिंग कर रहे हो या मशीनिंग करके मटेरियल को रिमूव करा रहे हो, तो उसमें जब है ही नहीं, अंदर होल है ही नहीं, तो उसका अलाउंस कहाँ से होगा, उसका मशीनिंग अलाउंस कहाँ से होगा? ठीक है, यस सर। चलिए फिर तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मोल्डिंग सैंड पे आते हैं। मोल्डिंग सैंड में हमने
बेसिक इसका देखा था कि मोल्डिंग सैंड का 3 मेजर इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, 3 मेजर इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला तो सिलिका, जनरली ये 70 से 80% तक होता है। दूसरा होता है हमारे पास क्ले, ये 10 से 20% तक होता है। और तीसरा होता है हमारे पास वाटर या मॉइस्चर, ये 4 से 8% तक होता है। सिलिका, क्ले, मॉइस्चर या वाटर। तीनों का अपना अपना एक अलग अलग रोल है, हमने पूरा डिस्कस कर रखा है। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग कुछ एडिटिव्स भी मिलाते हैं, और ये एडिटिव्स जो होते हैं इनकी मात्रा बहुत कम होती है, ये ट्रेसेस में मिलाए जाते हैं। जया जी, आप अपने आप को म्यूट रखा कीजिए, अक्सर आप अनम्यूट हो जाती हैं। एडिटिव्स जो मिलाते हैं वो हम लोग ट्रेसेस में मिलाते हैं। ट्रेसेस का मतलब क्या होता है? लेस देन 1%, 1% से भी कम मात्रा में इनको मिलाया जाता है। कौन कौन से मेजर एडिटिव्स हैं वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। वो कौन कौन से मेजर एडिटिव्स हैं जिनको हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। एडिटिव्स का यूज क्या होता है? एडिटिव्स मोल्डिंग सैंड की किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए मिलाए जाते हैं, ट्रेसेस में मिलाए जाते हैं। पहला एक हो गया आपके पास सॉ डस्ट हो गया, या वुड फ्लोर, या फिर सीरियल। इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? इनको मिलाने से मोल्डिंग सैंड की ग्रीन स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। These are used to increase the green strength of molding sand। मैं आगे कहीं भी MS लिखूंगा तो वो मोल्डिंग सैंड लिख रहा हूं मैं, of molding sand, and also used to improve the collapsibility of molding sand। मोल्डिंग सैंड की कोलैप्सिबिलिटी और ग्रीन स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम लोग सॉ डस्ट, वुड फ्लोर और सीरियल इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अगला हमारे पास स्टार्च या डेक्स्ट्रिन नाम के एडिटिव्स होते हैं। स्टार्च और डेक्स्ट्रिन को हम लोग यूज करते हैं किस लिए? इनका इस्तेमाल करने से मोल्ड की हार्डनेस इंप्रूव हो जाती है। यूज्ड टू improve the mold hardness। ओके, अगला एक और टाइप है हमारे पास एडिटिव का, वो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। ये किस इस्तेमाल में आता है? ये ड्राई स्ट्रेंथ, हॉट स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए मोल्डिंग सैंड की इंप्रूव द
या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। यूज्ड टू इम्प्रूव द ड्राई स्ट्रेंथ। सर सॉ डस्ट क्या होता है? सॉ डस्ट लकड़ी का बुरादा होता है डियर। और वुड फ्लोर सर? अच्छा, वुड फ्लोर वो होता है, कहते हैं क्या नाम, लकड़ी का बुरादा, जो सॉलिड वाला पार्ट। जब आप लकड़ी को काटते हो तो उसमें क्या, जब उसको छिल रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि दो टाइप के पार्टिकल्स निकलते हैं। वो सॉलिड पार्टिकल्स जो मतलब कि कहते हैं बहुत जो भारी होते हैं, वो जो जमीन पे गिर जाते हैं उसको लकड़ी का बुरादा, उसको वुड फ्लोर बोलते हैं। और वो पार्टिकल्स जो बहुत हल्के होते हैं, जो हवा में उड़ रहे होते हैं, जो बहुत छोटे साइज की जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको सॉडस्ट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही लकड़ी से निकलते हैं। यस सर। आगे है एक और टाइप, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो गया। ये दोनों ही किस लिए इस्तेमाल होते हैं? मोल्डिंग सैंड की ड्राई स्ट्रेंथ और हॉट स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक मेरा मानना है, ये सब चीजें तो आप लोग को पता भी होनी चाहिए, और नहीं भी पता हो तो आप लोग बड़ी आसानी से क्या कहते हैं डिक्शनरी में देख के जान सकते हो कि क्या चीज क्या होता है। जो डाउट आपके माइंड में आना चाहिए, वो डाउट ये आना चाहिए बेसिकली कि भाई ये ग्रीन स्ट्रेंथ क्या है, ये कोलैप्सिबिलिटी क्या है, ये ड्राई स्ट्रेंथ क्या है, हॉट स्ट्रेंथ क्या है तो सब स्ट्रेंथ ही, लेकिन ग्रीन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? क्या कोई रेड स्ट्रेंथ भी होती है क्या, या कोई ब्लैक स्ट्रेंथ भी होती है क्या? ये ग्रीन का मतलब क्या है? ये सब आपके लिए क्या है, अभी अननोन टर्म्स होंगे। बहुत, मेरे को बहुत कमी उम्मीद है कि आप में से किसी को पता होंगे। पता है किसी को? नो सर। चलिए कोई बात नहीं, अगर पता भी हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूं। अभी जस्ट आगे हम लोग आने वाले हैं मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज पे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, एडिटिव्स किस लिए मिलाए जाते हैं? मोल्डिंग सैंड की किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, अभी जस्ट आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो गया। लास्ट में एक आता है आपके पास कोल डस्ट, सिलिका फ्लोर, कोल डस्ट, सिलिका फ्लोर, या फिर एक रेजिन करके होता है। इनका क्या इस्तेमाल है? ये कास्टिंग की सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के काम में आती है। यूज टू इंप्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग। फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा कास्टिंग का, उसकी सरफेस फिनिश इंप्रूव करने के काम में आती हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गेट एग्जाम में ये सीरियल और ये रेजिन, ये एडिटिव क्या करते हैं, गेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जब दो पूछ सकते हैं तो आगे भी कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, अच्छा एक छोटा सा एक टॉपिक रह गया, मतलब छोटा सा टॉपिक क्या है, बस वो एडिटिव इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। चलिए उसको बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी ये मोल्डिंग साइड पहले खत्म कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड।
प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। एक मिनट जरा रुकिए, मैं जरा इसको चार्जिंग लगा देता हूँ, ये लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट भी यही है, रिफ्रैक्टरीनेस। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? टू विदस्टैंड द हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल। मोल्डिंग सैंड मोल्टन मेटल के वेरी हाई टेम्परेचर को झेल सके, ऐसा जिस प्रॉपर्टी की वजह से होता है वो प्रॉपर्टी कहलाती है रिफ्रैक्टरीनेस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगली एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो कहलाती है परमिएबिलिटी। क्या कहलाती है? परमिएबिलिटी। ओके, परमिएबिलिटी क्या होती है दोस्तों? परमिएबिलिटी होती है वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी मोल्डिंग सैंड में से जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकल पाती है। ठीक है ना? इट इज द एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू परमिट द पैसेज ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस। ये वो एबिलिटी होती है मोल्डिंग सैंड की जिसकी वजह से मोल्डिंग सैंड गैसेस को पास होने की परमिशन देती है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी। ऐसा आप लिख सकते हैं, एबिलिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैसेस। गैसेस में कौन कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। H2O जो होता है वो वेरी हाई टेम्परेचर की वजह से वो डिसोसिएट हो जाता है और ये आपको वो फंसा हुआ ना रह जाए अंदर, इसीलिए बाहर निकलना उसको जरूरी होता है। ठीक है ना? अभी इसमें देखो क्या है कि अच्छा, ये जो पिछला वाला केस है रिफ्रैक्टरीनेस, रिफ्रैक्टरीनेस में एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे जैसे सिलिका ग्रेन का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिफ्रैक्टरीनेस इंप्रूव करती जाती है। ठीक है ना? with increase in size of
silica grains refractoriness of molding sand increases. मोल्डिंग सैंड की रिफ्रैक्टिवनेस इंक्रीज करती जाती है कब? जब सिलिका ग्रेन्स का साइज इंक्रीज करते जाते हैं। परमिएबिलिटी में भी यही होता है। परमिएबिलिटी में देखिए क्या होता है, जैसे जैसे आपके पास जो आपने सिलिका सैंड जो आप लोग मोल्डिंग सैंड यूज कर रहे हो, उसमें जितनी ज्यादा मात्रा में सिलिका होगी उतना ही ज्यादा स्केप करने के लिए जगह उसमें बनी रहेगी, क्योंकि सिलिका जो होता है बड़े साइज की होती है, क्ले जो होता है छोटे साइज का होता है। आप कभी भी सीमेंट को और बालू को अपने हाथ में लेके देखो तो जो बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जबकि सीमेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। ठीक है ना? तो वैसे ही उसी जो बालू और सीमेंट के ही करस्पॉन्डिंग होता है यहाँ पे सिलिका और क्ले। तो सिलिका का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है पार्टिकल साइज, जबकि क्ले का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। तो आप बड़े साइज के पार्टिकल्स जितने ज्यादा यूज करोगे उतनी ज्यादा उनके बीच में जगह बचेगी और उतनी आसानी से गैसेस बाहर निकल सकती हैं। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने होंगे। वो क्या क्या? पहला तो ये कि हायर द कंटेंट ऑफ सिलिका and lower the content of clay. High content of silica and low content of clay results better permeability. ओके, आगे अगर आप देखो ग्रेन साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, सिलिका का ग्रेन साइज इंक्रीज करता जाएगा। सिलिका का ग्रेन साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो भी परमिएबिलिटी इंप्रूव करती जाएगी। ओके, और अगर आपने, अब आया एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू का। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि रैमर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हैमर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? कास्टिंग प्रोसेस के दौरान हैमर का यूज नहीं करते हैं, रैमर का यूज करते हैं। रैमर क्या होता है? रैमर एक लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा आप कह सकते हैं। हैमर जो होता है वो लोहे का बना हुआ हथौड़ा होता है, जबकि रैमर जो होता है लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा होता है। तो क्यों रैमिंग कराते हैं, हैमिंग नहीं कराते? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछा था और लोग बेहोश हो जाते हैं इस क्वेश्चन को सुन करके। देखिए होता क्या है, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्रैक्टिवनेस और परमिएबिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से अच्छी होंगी तब जबकि ग्रेन का साइज बड़े से बड़ा होगा। ओके, अब देखिए ये रैमर या हैमर, इन दोनों का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे? इन दोनों का इस्तेमाल आप किस पर्पस के लिए करोगे? जो मोल्डिंग सैंड है उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए, कंप्रेस करने के लिए आप उसका इस्तेमाल करोगे। ओके, लेकिन पे यहां पर होगा क्या कि अगर आपने रैमर यूज ना करके हैमर यूज कर लिया, तो हैमर जब आप यूज करोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जो मोल्डिंग सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो पिस जाएंगे और एकदम पाउडर फॉर्मेट में आ जाएंगे, बहुत छोटे साइज के हो जाएंगे। तो ग्रेन साइज जब डिक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिवनेस भी खराब हो जाएगी और परमिएबिलिटी भी खराब हो जाएगी। ओके, इसीलिए हम लोग रैमर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हैमर का। ओके, और इस रैमर में भी, रैमर को यूज करते समय भी आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि रैमर से बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एकदम अपनी एक्सट्रीम जो जितना हमारी बॉडी में दम है उतना पूरा लगा दें रैमर करते समय, रैमिंग करते समय भी पूरा लगा दें, ऐसा नहीं है। एक मीडियम लेवल का फोर्स देना होता है, बहुत ज्यादा रैमिंग नहीं करानी होती है। ओके,
अगर आपने हार्ड रैमिंग कराई तो उसकी वजह से ग्रेन साइज डिक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से परमिएबिलिटी भी खराब हो जाएगी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज चलते हैं। ये आया क्या है? ये होगी परमिएबिलिटी हो गई। अब परमिएबिलिटी में एक बात का खास क्या रखना, देखिए एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया, परमिएबिलिटी अलग अलग मोल्डिंग सैंड की परमिएबिलिटी अलग अलग होती है, अलग अलग टाइप के जो सैंपल होते हैं उनकी परमिएबिलिटी अलग अलग होती है। इसको किस सैंपल की कैपेसिटी ज्यादा अच्छी है कि वो ज्यादा आसानी से गैसेस को पास होने दे, और किस सैंपल की कैपेसिटी कमजोर खराब है कि वो रेजिस्टेंस शो करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कई सारे सैकड़ों सैंपल बनाए गए मोल्डिंग सैंड के। किसी में भाई जैसे मान लीजिए किसी में 71% रखा गया सिलिका और 19% क्ले और 10% वाटर। अभी किसी में कहते हैं वाटर 5% किया गया और सिलिका किया गया आपका 80% और क्ले किया गया 15%। अलग अलग कंपोजिशन रखते हुए अलग अलग मोल्डिंग सैंड के सैंपल बनाए गए। ओके, अब उसमें क्या है कि सब में वो जो सारे सारे अलग अलग जो मोल्डिंग सैंड बनाई गई, उसमें क्या गया कि उसको 2 इंच के डायमीटर का और 2 इंच के ही हाइट का सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन बनाया गया। ओके, एक स्पेसिमेन जो कि 2 इंच का हाइट थी जिसकी और 2 ही इंच का डायमीटर भी था। ओके, ये अलग अलग मोल्डिंग सैंड के सैंपल थे। अब इसमें से किया क्या गया, एक साइड से गैस को एयर को पास कराया गया, गैस से एयर को पास कराया गया, एयर को पास कराया गया और टाइम नोट किया गया कि एक एंड से दूसरे एंड तक पास होने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो आप लोग ऑब्वियसली ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं क्या कह रहे हैं। आज ही ज्वाइन हुआ हूं, जो अभी पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ा हुआ। क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स आप लोग? पढ़ा हुआ तो सब कुछ ही होगा डियर। देखिए क्या होता है, आप लोग ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि परमिएबिलिटी और टाइम टेकन टू पास फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जितना ज्यादा टाइम लगा रहा है मतलब उस सैंड की परमिएबिलिटी उतनी खराब है, और जितना कम टाइम लगा रहा है मतलब उस सैंड की परमिएबिलिटी उतनी अच्छी है। ठीक है ना, ये आप लोग समझ सकते हो। तो यहां पर किया क्या गया, यहां पर एक नंबर दिया गया जिसको कहते हैं हम लोग परमिएबिलिटी नंबर।
परमिएबिलिटी नंबर को क्या है इसका फॉर्मूला, ये है VH बाई में PAT। ओके, VH बाई में PAT। यहां पर खास बात ये ख्याल रखनी है कि ये जो एयर जो पास की गई थी, ये एयर भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का एयर ही पास किया जाता है। हर सैंपल में से एक बराबर 2000 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम एक एंड से पास की गई जो कि दूसरे एंड तक पहुंचती है। ओके, और ये पूरी की पूरी जो गैस, ये पूरी की पूरी जो एयर है, ये 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर है। ठीक है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर है। मतलब कि यहां पर V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। कितना एयर पास किया गया, 2000 cc सेंटीमीटर क्यूब। हाइट क्या, H क्या है, H इज द हाइट ऑफ स्पेसिमेन। हाइट ऑफ स्पेसिमेन ये 2 इंच है। हाइट ऑफ मोल्डिंग सैंड का जो स्पेसिमेन हमने बनाया था। यहां पर A क्या है, A है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन। P क्या है दोस्तों, P है प्रेशर ऑफ एयर। ओके, और T क्या है, टाइम टेकन टू पास द एयर थ्रू द स्पेसिमेन। टाइम टेकन टू पास द एयर थ्रू स्पेसिमेन। ये है हमारा परमिएबिलिटी नंबर। इसका फॉर्मूला है VH बाई PAT। इसमें आप देख सकते हो कि V हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब हमेशा रहेगा। ये जो H है ये भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 2 इंच है। तो देखो दोस्तों, ये 2 इंच होता है और इसको इस एक्सपेरिमेंट में लिया गया है 50.8 मिलीमीटर। ओके, एक्सपेरिमेंट में लिखा हुआ था कि एक स्पेसिमेन बनाया 50.8 मिलीमीटर हाइट का और 50.8 मिलीमीटर के डायमीटर का। तो लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये 50.8 मिलीमीटर का हाइट और 50.8 मिलीमीटर का डायमीटर ये एग्जैक्टली पॉइंट में क्यों रखा गया, ऐसा क्या रीजन था। तो वो दोस्तों, वहां पर जिस जगह पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था वहां पर सेंटीमीटर ना यूज होकर के वहां इंच ज्यादातर यूज किया जाता था। तो लोगों ने 2 इंच रखा था। 2 इंच जो होता है वो mm में आ जाता है 50.8। तो ये H भी आपका हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। प्रेशर P भी आप हमेशा कांस्टेंट रखने वाले हो। कितना रखते हो, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टेन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हो। A फॉर एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया। जब हमेशा आप लोग डायमीटर 2 इंच का रखते हो तो एरिया भी हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। मतलब ये चारों चीजें कांस्टेंट है। बचा क्या, सिर्फ एक टाइम ही है जो कि वेरिएबल है। तो आप यहां पे जब इन चारों को सॉल्व करते हो तो परमिएबिलिटी नंबर जो आती है आपके पास, जब आप सॉल्व करोगे V की जगह पे आप रखोगे 2000, H की जगह पे रखोगे आप 5.08 सेंटीमीटर। जब आप रखोगे 5.08, फिर ये P रखोगे आप इस टाइप से, A रखोगे उस टाइप से, तो यहां पर ये जो आंसर आता है वो आ जाता है 50/T। सॉल्व करने पे ये परमिएबिलिटी नंबर का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास, छोटा फॉर्मूला 50/T। ये किसमें, जब टाइम आपके पास मिनट में हो।
ओके, जब टाइम आपके पास मिनट में हो तो 50/t, वहीं जब आपके पास टाइम सेकेंड में हो तो उस केस में ऊपर नीचे दोनों नंबर पे आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हो जाएगा 3000/t जब टाइम आपके पास सेकेंड में हो। ओके दोस्तों, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास, एक है ये, एक ये। तो जैसा डेटा दिया रहेगा वैसा हम लोग सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। एक बार गेट एग्जाम में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि हमारे पास यही स्पेसिमेन का ये साइज दे दिया था और ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब की एयर बता दिया था, प्रेशर बता दिया था, एकदम सेम टू सेम सब कुछ यही बताया सेम सेम, और कहा कि 1 मिनट लगता है एयर को पास होने में एक एंड से दूसरे एंड तक। परमिएबिलिटी नंबर बताइए। सीधे 50/1 करके आंसर आपका 50 आता है, वो करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, किसी कुछ पूछना है? आगे बढ़ें। यस सर। नो सर। क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? यस सर। अगला हमारा एक टॉपिक आता है इसी में, रिफ्रैक्टिवनेस हो गया, परमेबिलिटी हो गया। थर्ड नंबर पे आती है स्ट्रेंथ। मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं और स्ट्रेंथ अगर बोला जा रहा है तो इसका मतलब मोल्डिंग सैंड की स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या? वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मोल्डिंग सैंड के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट लूज नहीं करते हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाती है स्ट्रेंथ। ओके माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी ऑफ होल्डिंग टुगेदर द सैंड ग्रेन्स। सैंड ग्रेन्स, मोल्डिंग सैंड के जो ग्रेन्स हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके रहे, यही प्रॉपर्टी कहलाती है स्ट्रेंथ। ओके, अब देखो क्या है कि इसमें हमारे पास 3 टाइप आते हैं। पहले भी हमने देखा, अभी आगे फिर देखते हैं। इसमें 3 टाइप की स्ट्रेंथ आ जा रही है हमारे पास। एक आ रही ग्रीन स्ट्रेंथ। देखो दोस्तों, ग्रीन स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एक होती है ग्रीन सैंड होती है। ग्रीन सैंड वो सैंड होती है, वो मोल्डिंग सैंड जो कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड होती है और जिसमें मॉइस्चर की मात्रा जो होती है मैक्सिमम होती है। ओके, अब होता क्या है कि मोल्डिंग सैंड को जनरली जब बनाते हैं हम लोग तो कई बार ऐसा करते हैं कि कई कई टन मोल्डिंग सैंड एक साथ बना के रख लेते हैं। ओके, और उसमें से एवरी डे कुछ 40-50 किलो 40-50 किलो यूज कर रहे होते हैं। एक कई बार मजदूर लोग लगते हैं और सारा कई मतलब कि अगले आने वाले 10-15-20 दिनों का जो मोल्डिंग सैंड होता है वो एक ही बार बना के रख लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब सैंड में पानी की मात्रा रहती है, मॉइस्चर की मात्रा रहती है, तो उसकी वजह से उसमें वो जो मोल्डिंग सैंड रखी रहती है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मोल्डिंग सैंड जिसमें मॉइस्चर की मात्रा मैक्सिमम है, उसमें होता क्या कि उसमें काई जम जाती कभी कभी। अगर आपने उसको लंबे समय के लिए छोड़ दिया, यूज नहीं किया, तो उसके ऊपर काई जमने का चांस रहता है। तो काई जो होती है ग्रीन कलर की होती है, तो इसीलिए कहते हैं, क्या नाम है इसको, हम लोग कहते हैं ग्रीन सैंड कहते हैं। ओके, इसीलिए इसको हम लोग ग्रीन सैंड कहते हैं। ऐसी सैंड जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम है और अगर आपने उसको छोड़ दिया 2-4-10 दिनों के लिए तो उस पे कुछ काई जैसी जम जाएगी। काई ग्रीन कलर की दिख रही होती है, इसीलिए ये ग्रीन वर्ड जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये ग्रीन वर्ड मॉइस्चर कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ग्रीन स्ट्रेंथ का मतलब हुआ ग्रीन सैंड की स्ट्रेंथ, यानी कि सैंड में जब मॉइस्चर मैक्सिमम है उस समय जो स्ट्रेंथ है सैंड की, वो स्ट्रेंथ कहलाती है ग्रीन स्ट्रेंथ। ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपने,
एक मिनट, एक टेबल जैसा बना लेते हैं। सर 10 बजे से प्रैक्टिकल भी है हम लोग का। ग्रीन स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जब आपकी मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड। और मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब मोल्डिंग सैंड का कांटेक्ट हुआ ही नहीं है मोल्टन मेटल के साथ। मोल्टन मेटल को पोर करने के पहले जो मोल्डिंग सैंड है उसका मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम रहेगा। ओके सर हाँ सर वो हम लोग का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, तो कल कंटिन्यू करें? ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करते हैं। एकदम 10 बजे से शुरू हो जाता है क्या, एकदम एग्जैक्ट? हाँ सर। चलिए कल मिलते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।